Virtual memory. Virtual memory is actually a concept. Till now we have discussed a lot about the main memory, that is physical memory. In this video we will see about how the virtual memory actually works and what is the significance of the virtual memory. Now virtual memory का पहला significance क्या है? It provides the illusion to the programmer that a process whose size is larger than the size of main memory can also be execute. Means अगर मेरे पास एक प्रोसेस है जिसका साइज मेन मेमोरी के साइज से भी ज्यादा है, हम उस प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअल में हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो फाइनाइट होती है। मतलब अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं तो हमारे लैपटॉप में 8 GB या 16 GB तक मेरे पास रैम आ रही है। तो मेन मेमोरी अगर 18 या 16 GB तक आ रही है, लेकिन प्रोसेसेस के साइज की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रोसेसेस के साइज तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर एक प्रोसेस जिसका साइज मेन मेमोरी के साइज से भी ज्यादा है, तो अगर देखा जाए नॉर्मली, तो जब एक प्रोसेस मेन मेमोरी में फिट ही नहीं होगा तो हम कैसे उसके पेजेस या उसका डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करेंगे? अगर हम नॉर्मली देखें, जब एक प्रोसेस इस पूरे मेन मेमोरी के अंदर फिट ही नहीं होगा तो हम कैसे सीपीयू को देंगे डेटा और सीपीयू कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा? बट नहीं, मेन मेमोरी यहाँ पे जैसे चाहे मेरे पास मेन मेमोरी फाइनाइट हो, लेकिन वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फर्स्ट इल्यूजन क्या दे रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसका साइज मेन मेमोरी के साइज से भी बहुत बड़ा है, उस प्रोसेस को भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस मस्ट कम इन द मेन मेमोरी। तो यार मैं अभी बात कर रहा हूं कि मेन मेमोरी तो लिमिटेड है, तो फिर हम मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को हमें मेन मेमोरी में लाना है, तो उसके लिए मेरे पास मेन मेमोरी भी तो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने मेन मेमोरी का साइज तो लिमिट कर दिया कि मेन मेमोरी का साइज तो 16 GB है लेट से, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को हम कैसे मेन मेमोरी में लाएंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? दिस इज ऑल्सो अ इल्यूजन विच इज प्रोवाइडेड बाय द वर्चुअल मेमोरी। तो कैसे वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में यहाँ पे काम करती है, दैट वी विल सी नाउ। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ड डिस्क, जहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को हमने पेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ऑलरेडी हमने पेजिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, जहां पे हम प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं। पेज साइज कितना होता है? फ्रेम के साइज के बराबर। तो मैंने ऑलरेडी मल्टीपल प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया। अब एक पूरे प्रोसेस को, मतलब एक पूरे फुल प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाने की बजाय हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस को, मींस रिक्वायर्ड प्रोसेस के पेजेस को ही हम मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हैं। मींस जिन प्रोसेसेस की या जिन पेजेस की अभी रिक्वायरमेंट है, हम उन्हीं पेजेस को मेन मेमोरी के अंदर लेके आएंगे। मतलब एक जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में हम क्या करते हैं, जब एक पेज को हम मेन मेमोरी के अंदर लाते हैं तो हम उसी पेज को नहीं लाते, उसके साथ जो रिलेटेड पेजेस हैं उनको भी हम लेके आते हैं। लेट्स से कि अगर मेरे पास स्कूल के अंदर अगर क्लास टीचर बोल रहा है कि रोल नंबर 10 को बुला के लाओ, तो हम 10 को तो बुलाते ही हैं, साथ में हम क्या करेंगे, रोल नंबर 8, 9, 11, 12, मतलब उसके आसपास वाले स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को भी हम बुला लेंगे, ताकि हम एक्चुअली वी आर थिंकिंग कि हो सकता है कि अभी उसने रोल नंबर 10 को बुलाया, नेक्स्ट टाइम वो रोल नंबर 9 या रोल नंबर 11 को बुला सकता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट वी फॉलो इन दिस, कि हम पेजेस को मेन मेमोरी में लाते हैं, लेकिन rather than entire process into the main memory we keep some of the pages in the main memory। उससे एडवांटेज क्या मिलती है कि जैसे हमने यहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर कुछ पेजेस P1 के, कुछ पेजेस P2 के, कुछ पेजेस P3 के, कुछ पेजेस P4 के, दिस इज हाउ वी कैन कीप द मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी में हम सारे के सारे प्रोसेस को नहीं लेके आते, जिन पेजेस की रिक्वायरमेंट है उन पेजेस को हम पहले ही मेन मेमोरी में रखेंगे। तो इससे होगा क्या, रादर देन एंटायर प्रोसेस कम्स इनटू द मेन मेमोरी, उसका कुछ पार्ट ही मेन मेमोरी के अंदर आ रहा है। तो अगर कुछ कुछ पार्ट आ रहा है तो हम बहुत सारे प्रोसेसेस के
कुछ पार्ट को हम मेन मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। तो इससे एडवांटेज क्या है मेरे पास? एडवांटेज है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस के पार्ट्स जो है वो मेन मेमोरी के अंदर आ सकते हैं। तो इससे यूजर को लगता है कि मेरे पास जब भी मैं प्रोसेस 1 की कॉल करता हूं तो प्रोसेस 1 है, 2 प्रोसेस 2 भी है, 3 प्रोसेस 3 भी है, 4 5 6 7 बहुत सारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में पड़े हैं। बट ये सारे प्रोसेसेस पूरे के पूरे नहीं पड़े, उनके कुछ पेजेस ही हमने मेन मेमोरी के अंदर रखे हुए हैं। और हम ये कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द स्वैप इन एंड स्वैप आउट ऑपरेशन, जिसको हम रोल इन एंड रोल आउट भी बोलते हैं। रोल इन रोल आउट, रोल इन रोल आउट मीन्स स्वैप इन का मतलब क्या है कि हम पेज को मेन मेमोरी के अंदर लेके आएंगे और फिर कुछ टाइम बाद हम, क्योंकि हमारे पास मेन मेमोरी लिमिटेड है, तो जब जहां पे मेरे पास लिमिटेशन आएगी तो मुझे उस पेज को मैं परमानेंट मेन मेमोरी के अंदर नहीं रख सकता। मुझे कुछ टाइम बाद उस पेज को वहां से निकालना पड़ेगा और कुछ न्यू प्रोसेस के पेज को वापस लेके आना पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट, कि हम कैसे पेजेस को रिप्लेस करते हैं और कैसे न्यू पेजेस को लेके आते हैं। तो पेज रिप्लेसमेंट के भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LRU, MRU, दैट वी विल सी इन फर्दर वीडियोस। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि वर्चुअल मेमोरी का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज यहाँ पे क्या है? 2 एडवांटेज है, मतलब इल्यूजन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोसेस का साइज जितना मर्जी हो, और दूसरा नंबर ऑफ प्रोसेसेस भी जितने मर्जी हो। मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रोसेस के साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन मेमोरी तो ऑलरेडी लिमिटेड है, तो मेन मेमोरी लिमिटेड है, होने दो, लेकिन प्रोसेस का साइज जितना भी हो हम मेन मेमोरी के अंदर ला सकते हैं, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस भी जितने मर्जी हो मेन मेमोरी के अंदर ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है जो वर्चुअल मेमोरी आज के टाइम पे हम जितने भी लैपटॉप्स को, पीसीज को यूज कर रहे हैं, जितने भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, उन सब में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यूज होता है। तो इतनी बड़ी एडवांटेज तो प्रोवाइड कर रही है, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है? लेट्स एनालाइज दिस। लेट्स से कि सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस P1। अगर सीपीयू P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा? किसी भी पेज की डिमांड करेगा या किसी भी डेटा की डिमांड करेगा। लेट्स से सीपीयू ने बोला कि मेरे को पेज नंबर 1 का डेटा चाहिए, मतलब सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। उस लॉजिकल एड्रेस से मुझे पता लगा कि सीपीयू जिस डेटा की डिमांड कर रहा है वो डेटा कहां पड़ा है? पेज नंबर 1 ऑफ प्रोसेस P1। तो पेज नंबर 1 ऑफ प्रोसेस P1 मेन मेमोरी में कहां पड़ा है? वो हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द पेज टेबल। वही मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू हम चेक करते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है? पेज टेबल को लोड करता है। पेज टेबल को हमने मेन मेमोरी से लोड किया और उसको चेक किया कि अच्छा कौन कौन सा पेज किस किस फ्रेम में पड़ा है। तो हम यहाँ पे किस पेज की बात कर रहे हैं? P1 पेज की। तो जैसे ही सीपीयू ने बोला कि जो डेटा मेरे को चाहिए, वो लॉजिकल एड्रेस ने बता दिया कि वो पेज जो है वो P1 पेज है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, P1 पेज इज नॉट प्रेजेंट। मतलब मैंने यहाँ पे पेज टेबल की एंट्री में देखा, पेज टेबल की एंट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो पेज टेबल की एंट्री में देयर आर वैलिड एंड इनवैलिड बिट्स, प्रेजेंट या एब्सेंट भी बोलते हैं उसको, जो बताता है कि एक्चुअल में वो पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो अगर एक पेज जो सीपीयू को अभी चाहिए, वो पेज अगर मेरे पास मेन मेमोरी में एब्सेंट है, इस चीज को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। अगर पेज प्रेजेंट है वो तो बेस्ट केस हुआ, मतलब जिस पेज की सीपीयू डिमांड कर रहा है वो पेज ऑलरेडी मेन मेमोरी में है, तो आप मेन मेमोरी से उस पेज को उठा के सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर वो पेज मेन मेमोरी में है ही नहीं, मेन मेमोरी में वो एब्सेंट है, देन इट विल एक्चुअली जनरेट अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट। तो हम पेज फॉल्ट को कैसे सर्विस करते हैं, मतलब पेज फॉल्ट को कैसे हम रिमूव करते हैं, या अगर पेज फॉल्ट अक्कर हो जाए तो हम उसके बाद क्या करेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहां पे अगर सीपीयू ने पहला स्टेप क्या जनरेट किया, सीपीयू ने बोला कि मेरे को पेज 1 चाहिए किसी P1 प्रोसेस का।
मैंने मेन मेमोरी में चेक करने से पहले मैंने पेज टेबल में चेक किया कि एक्चुअल में वो पेज किस फ्रेम में पड़ा है, तो मेरे पास कोई यहाँ पे एंट्री नहीं मिली क्योंकि मेरी वैलिड बिट बता रही है कि वो 0 है, मतलब वो पेज एब्सेंट है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप जनरेट होगा। ट्रैप मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ इंटरप्ट। जैसे ही ट्रैप जनरेट होगा, अभी इससे पहले मेरे पास जो कंट्रोल किसके पास था, यहाँ पे यूजर के पास, मीन्स क्योंकि हम यूजर का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रैप जनरेट हुआ, कंट्रोल यूजर से किसके पास आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जैसे हम राउंड रॉबिन में करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मतलब एक प्रोसेस जो चल रहा है उसको हम रेडी स्टेट में भेज देते हैं और दूसरे प्रोसेस को हम लोड कर देते हैं रनिंग स्टेट में, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, क्योंकि यूजर के पास कंट्रोल था, यूजर का कोई प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसका पेज यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ पे यूजर के पास कंट्रोल जो था वो चला गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप जनरेट हो गया। ट्रैप मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ इंटरप्ट। तो इंटरप्ट अक्कर हो गया तो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने हाथ में ले लिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि जो यूजर इस पेज की डिमांड कर रहा है एक्चुअल में वो यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन काइंड ऑफ, दैट इज जस्ट फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस, कि यार जो बंदा, जो यूजर इस पर्टिकुलर प्रोसेस की, इस पर्टिकुलर पेज की डिमांड कर रहा है सीपीयू के थ्रू, वो वैलिडेट यूजर है या इनवैलिडेट। तो अगर वो यूजर वैलिडेट है तो सीपीयू बोलेगा ओके, मैं अब इस पेज को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अब वो पेज एक्चुअल में पड़ा कहाँ है, वो पेज एक्चुअल में पड़ा है यहाँ पे हार्ड डिस्क में, क्योंकि सारा का सारा डेटा अगर मेन मेमोरी में नहीं होगा तो वो डेटा कहाँ पे होगा, सारा डेटा हार्ड डिस्क में, मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा पहले लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में यहाँ पे जाने के बाद वो ढूंढेगा कि वो प्रोसेस एक्चुअल में कहाँ पर है। तो P1 प्रोसेस का हम पेज 1 की बात कर रहे हैं, तो पेज 1 P1 प्रोसेस का यहाँ पर है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस पेज को हमें यहाँ से निकाल के मेन मेमोरी के किसी खाली स्लॉट में डालना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को मैंने, इस प्रोसेस के P1 पेज को यहाँ से निकाला और मैंने यहाँ पे पेज 1 ऑफ प्रोसेस P1, दिस इज द मीनिंग ऑफ पेज 1 ऑफ प्रोसेस P1। वो प्रोसेस का जो पेज था वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और जो यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस क्या है, फ्रेम नंबर 7, तो फ्रेम नंबर 7 को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। मतलब कहने का कि पहला स्टेप था कि सीपीयू ने जो जनरेट किया, दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप जनरेट हुआ, थर्ड स्टेप सीपीयू ने, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो पेज को पहले ढूंढा लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, जब वो वहां पे मिल गया उस पेज को वहां से उठाया और फोर्थ स्टेप क्या है, उस पेज को हमने मेन मेमोरी में डाल दिया। उसके बाद अभी तो वो प्रोसेस जो है उस पेज का कहाँ पे है, वो पेज मेन मेमोरी के अंदर, लेकिन पेज टेबल में भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया है वो हमें यहाँ से पहले पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर सीपीयू उस पेज की डिमांड करे, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एड्रेस जो है पेज टेबल के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस भी अपडेट कर दिया, मीन्स पेज नंबर 1 इज प्रेजेंट एट फ्रेम नंबर 7 एंड देन आई विल गिव कंट्रोल बैक टू द यूजर। मतलब इसके बाद, इस स्टेप के बाद, ये स्टेप है आपका 4th 5th 6th, सॉरी दिस इज द 6th स्टेप। तो 6th स्टेप के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से दोबारा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, यूजर लेवल के पास। मतलब यहाँ पे यूजर मोड से ऑपरेटिंग सिस्टम से दोबारा फिर कंट्रोल किसके पास आ गया, यूजर के पास। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूं, what is the time actually we have used? So we can calculate the effective memory access time. This is called the effective memory access time. So what is the effective memory access time? Let's say there is a probability P, that P is a probability which tells कि
पेज फॉल्ट्स अकर, P प्रोबेबिलिटी है पेज फॉल्ट अकर होने की। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे निकालेंगे? अगर मेरी P प्रोबेबिलिटी है पेज टेबल अकर होने की, तो जैसे ही पेज टेबल अकर हुआ तो मैंने क्या किया उस केस में, हमने पेज फॉल्ट सर्विस किया। पेज फॉल्ट सर्विस करने के लिए मेरे पास कितना टाइम लगा? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, जिसको हम बोल सकते हैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। मींस अगर P टाइम्स मेरे पास P टाइम्स या P इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि कितने मेरे पास यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर होने, तो जितनी बार पेज फॉल्ट अकर होगा उतनी बार ही हमें उस पेज फॉल्ट को सर्विस करना पड़ेगा। और 1 माइनस P, व्हाट इज 1 माइनस P? दैट इज द बेस्ट केस, मींस देयर इज नो पेज फॉल्ट। अगर 1 माइनस P टाइम्स पेज फॉल्ट अकर नहीं हो रहा, तो अगर पेज फॉल्ट अकर नहीं हो रहा तो उस केस में तो आपको पता ही है कि जैसे ही सीपीयू ने किसी पेज की डिमांड की, वो पेज का हम यहाँ से रेफरेंस उठाएंगे, लेट्स से कि वो फ्रेम नंबर 1 में पड़ा है, हम डायरेक्ट जाएंगे फ्रेम नंबर 1 में, तो मेरे पास जितना टाइम मेरे को मेन मेमोरी एक्सेस करने में लग रहा है वही टाइम मेरा यहाँ पे यूज हो रहा। तो मतलब 1 माइनस P टाइम्स हम क्या यूज कर रहे हैं? मेन मेमोरी एक्सेस, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, जिसको हम बोल सकते हैं MA, मतलब मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। तो P टाइम्स पेज फॉल्ट को सर्विस करने में लग रहा है, 1 माइनस P इंटू मेन मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज इन नैनो सेकेंड्स, बिकॉज मेन मेमोरी इज वेरी फास्ट। तो मेन मेमोरी में जब हम पेज को फाइंड करेंगे और वो पेज मेरे को पता है कि वो मेन मेमोरी में पड़ा है, तो वी विल एक्सेस दैट डेटा विद इन नैनो सेकेंड्स। बट जैसे ही पेज फॉल्ट अकर हुआ, पेज फॉल्ट में हम क्या कर रहे हैं? पहले कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, पहले तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि कंट्रोल जो है यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे सर्च कर रहा है? हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क बहुत ही स्लो है एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। तो हार्ड डिस्क इतनी स्लो है तो ऑब्वियसली मेरा वहां से डेटा को उठाने का और फिर मेन मेमोरी में डालने में मेरे पास बहुत टाइम लगता है। एंड यस, दिस टाइम इज जनरली इन मिली सेकेंड्स। दिस पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इज जनरली इन मिली सेकेंड्स। तो हमने मिली सेकेंड्स ऑफ द टाइम यहाँ पे वेस्ट किया उस पेज को मेन मेमोरी में लाने का। और अगर वो पेज फॉल्ट अकर नहीं होता तो उस केस में तो हम नैनो सेकेंड्स में उस डेटा को एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जब हम पेज फॉल्ट को सर्विस कर रहे हैं तो उस केस में मेरा मिली सेकेंड्स में टाइम लग रहा है, लेकिन कई बार आपको हो सकता है कि इसमें मेन मेमोरी का टाइम भी ऐड किया हो, मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम। वो क्यों ऐड करते हैं जनरली हम? जब हमने पेज फॉल्ट को हमने सर्विस कर दिया, मतलब वो पेज जो मिसिंग था वो हमने बैकएंड से मींस हार्ड डिस्क से उस पेज को उठा के मेन मेमोरी में रख दिया, लेकिन अभी सीपीयू को नहीं मिला ना। सीपीयू को अगेन सर्च करना पड़ेगा और अब उसको पता लगेगा कि ओके फ्रेम नंबर 7 में वो पेज पड़ा है। मेन मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो तो नैनो सेकंड में है, तो इसीलिए ये टाइम इस टाइम के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसीलिए हम इस टाइम को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम एक्चुअल में क्या है? P इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम प्लस 1 माइनस P इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं इसके ऊपर कि अगर इतने % पेज फॉल्ट अकर हो रहा है तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम ये है, तो आप फाइंड करो कि व्हाट इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। और यहाँ पे बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आ रही है, अगर पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा होंगे, अगर इन केस पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे थ्रैशिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। CPU यूटिलाइजेशन आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, पेज फॉल्ट्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उस केस में जो थ्रैशिंग होगी और परफॉर्मेंस जो है एकदम से डिग्रेड होगी। तो ये पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम जनरली मिली सेकेंड में होता है और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम नैनो सेकेंड में होता है। और मुझे आपको ऑलरेडी पता ही है कि 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 लाख या 1 मिलियन नैनो सेकेंड्स, मतलब 1 मिली सेकेंड के अंदर
10 लाख नैनो सेकेंड्स होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे मेरे पास टाइम गैप जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द पेज फॉल्ट। लेकिन एडवांटेजेस भी हैं, यहाँ पे इल्यूजन प्रोवाइड कर रहा है, मेरे पास पेज मतलब पेज के साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर मैं पेज फॉल्ट्स को कम कर दूं और मतलब पेज हिट्स को हम बढ़ा दें, तो उस केस में डेफिनेटली इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द वर्चुअल मेमोरी works, and this is the significance of the virtual memory. So thanks a lot. If you like my video, please share it with your friends. Thank you.